जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने मुगल में बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। आज जो मैं वीडियो लाया हूं वो है शाहजहां। शाहजहां से संबंधित मैं वो जानकारी दूंगा जो आपको अभी तक की कला वाले किसी भी शाहजहां से आपको नहीं मिला होगा। खैर, मैं बात करता हूं शाहजहां 1628 से 58। लेकिन बात पहले आपको बता दूं कि मेरा एक नया बैच 16 मार्च से शुरू होने जा रहा है। जिस किसी को भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, ऑफर फीस है, डिस्काउंट फीस है। इस समय अगर आप इससे आप जुड़ते हैं तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। मैंने सामने नंबर दे रखा है, उस नंबर पे आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शाहजहां शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां शब्द, ध्यान रखिएगा, शाहजहां शब्द का अर्थ, शाहजहां शब्द का अर्थ जो है वो क्या है तो कहेंगे विश्व का राजा। क्या है? विश्व का राजा। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जहांगीर शब्द का अर्थ मैंने पीछे बता रखा है, वीडियो पिछला पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। जहांगीर शब्द का अर्थ है विश्व विजेता, यानी विश्व का विजेता। लेकिन यहां क्या अर्थ है? विश्व का राजा। थोड़ा सा अंतर खाली है, तो ध्यान रखिएगा। शाहजहां शब्द का अर्थ है विश्व का राजा। ठीक। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम था खुर्रम। ध्यान रखिएगा, इसके बचपन का नाम खुर्रम था। क्लियर है? बचपन का इसका नाम क्या था? खुर्रम था। और इसके पिता का क्या नाम है? इसके पिता का नाम है जहांगीर। ठीक है। और माता का नाम क्या है? माता का नाम मैं बता दूं, इसकी माता का नाम है जगत गोसाई उर्फ जोधाबाई। याद कर लीजिएगा, जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं है। जोधाबाई जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। और इसलिए शाहजहां की यानी खुर्रम की मां का जो नाम था जगत गोसाई उर्फ जोधाबाई। क्लियर हो गया आपको? आगे मैं बात बता दूं आपको कि ध्यान दीजिएगा कि आगे बात करते हैं कि शाहजहां का नामकरण कब हुआ है। यानी इसका नाम बचपन में इसका नाम खुर्रम था, लेकिन शाहजहां नाम कैसे पड़ा? तो आइए ध्यान दें, इसका शाहजहां नाम कैसे पड़ा है आइए बताते हैं। इसका खुर्रम था। जहांगीर ने इसे भेजा था दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए। जब वहां से ये विजय प्राप्त करके आया तो जहांगीर उससे प्रसन्न हुआ और जहांगीर ने 1622 में जहांगीर ने खुर्रम, ठीक है, खुर्रम को ध्यान रखिएगा, खुर्रम को जहांगीर ने 1622 में खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। ध्यान रखना, शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया था 1622 में। और साथ में शाहजहां को जहांगीर ने एक हाथी भेंट किया था। हाथी, ध्यान रखना, जहांगीर ने शाहजहां को हाथी भेंट किया था और उस हाथी का नाम था आलम गुमान। याद कर लीजिएगा, उस हाथी का नाम था आलम गुमान हाथी। जबकि जहांगीर ने भी इससे पहले एक चित्रकार को भी हाथी भेंट किया था और उस चित्रकार का नाम था बिशन दास। तो बिशन दास को जहांगीर ने हाथी भेंट किया था।
जहांगीर को भी भेंट किया, जहांगीर ने शाहजहां को भी भेंट किया है। लेकिन मैं बात बता दूं कि शाहजहां वाले हाथी का नाम आलम गुमान नाम है। जो नाम अगर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि शाहजहां को दिया गया है, और बिना नाम वाला अगर आता है तो आप कहोगे बिशनदास चित्रकार को दिया गया था। तो इस तरह से जहांगीर ने, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जहांगीर ने, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जहांगीर ने क्या किया था कि जो चित्रकारों को तो आश्रय दिया था। बात करते हैं, हम शाहजहां की बात कर रहे हैं, तो शाहजहां का जन्म कब हुआ है? तो शाहजहां का जन्म, इनका जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। 5 जनवरी 1592 में लाहौर में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? जब बड़े हुए तो इनका विवाह कर दिया गया। तो इनका विवाह 1612 में इनका विवाह हुआ था। 1612 में खुर्रम यानी शाहजहां, खुर्रम का विवाह हुआ, और जिससे विवाह हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। ये खुर्रम का विवाह हुआ था। जो अर्जुमंद बानो बेगम थी वो नूरजहां की भतीजी थी। किसकी भतीजी थी? नूरजहां की भतीजी थी, यानी नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी। किसकी थी ये? आसफ खां की, ये आसफ खां की पुत्री थी। ठीक है, किसकी पुत्री थी? तो आप कहेंगे ये आसफ खां की, ये आसफ खां की पुत्री थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पुत्री का नाम क्या? आसफ खां की ये पुत्री थी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि शाहजहां का विवाह जो हुआ था वो 1612 में हुआ था। लेकिन इसकी मृत्यु कब हुई थी? अर्जुमंद बानो बेगम, और अर्जुमंद बानो बेगम को एक उपाधि भी मिली थी, और उस उपाधि का नाम था मुमताज बेगम। मुमताज बेगम, ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या था? मुमताज बेगम। और इसी मुमताज बेगम की अस्थियों पर एक मकबरा बनाया गया था। उस मकबरे को हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस मकबरे को क्या कहते हैं, कैसे मकबरा बना है, किन परिस्थितियों में बना है। आइए सारी बात हम जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले ध्यान दें कि अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु कैसे हुई। तो अर्जुमंद बानो बेगम की जो मृत्यु हुई थी वो प्रसव पीड़ा के कारण हुई थी। वो एक बच्ची को जन्म दे रही थी, तो जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम का है या मुमताज बेगम का है। तो 7 जून 1631 में अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई थी। और इसका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? इसे बुरहानपुर में दफनाया गया था। याद के लिए समझिए, मैंने क्या कहा है कि 7 जून 1631 में अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हुई और इसे बुरहानपुर में दफना दिया गया। लेकिन शाहजहां ने कुछ ही महीनों बाद इसकी अस्थियों को निकलवा करके आगरा में यमुना नदी किनारे उसको दफनाया गया, पुनः दफनाया गया। तो याद रखिएगा, बुरहानपुर से अस्थियां निकाल कर इसे कहां? तो कहेंगे आगरा में यमुना नदी के किनारे इसको पुनः दफना दिया गया। तो याद कर लें अच्छी तरीके से, मुगल इतिहास में 2 लोग ऐसे हैं जिनको 2 बार दफनाया गया है।
एक है आपका, एक तो आपको सामने दिख रहा है जो मैंने अभी आपको बताया है, अर्जुमंद बानो बेगम को पहली बार दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? बुरहानपुर में। लेकिन इससे पहले बाबर को भी 2 बार दफनाया गया। पहली बार बाबर को दफनाया गया था आगरा में और दूसरी बार बाबर को दफनाया गया काबुल में। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, इस तरह से शाहजहां का विवाह इससे हुआ और इसकी बाद में मृत हो गई। तो शाहजहां ने, ध्यान देना, इसकी अस्थियों पर एक भवन का निर्माण कराया और जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। क्या कराया? ताजमहल, जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। और ताजमहल किस में आता है? तो कहेंगे वास्तुकला में आता है। याद रखिएगा, ताजमहल किस में आता है? तो कहेंगे वास्तुकला में आता है। अब ताजमहल की बहुत डिटेल आपको इसलिए नहीं देंगे कि ऑलरेडी मैंने ताजमहल पर एक वीडियो डाल रखा है। आप चाहो तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उस चैनल को आप लिस्ट में जाएंगे तो उस लिस्ट में आप देखेंगे तो उसी में ताजमहल का मैंने एक वीडियो डाल रखा है। आप उसको देख करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं मोटी मोटी बातें बता दूं, मैं लिखूंगा नहीं, खाली मैं बताता जा रहा हूं। ताजमहल का जो निर्माण है, ध्यान रखिएगा, ताजमहल का जो निर्माण है वो 1632 से लेकर 1653 में किया गया था। लगभग 21 वर्ष कुछ महीने, यानी कुल माना जाता 22 वर्ष ताजमहल बनने में समय लगा था। इसके वास्तुकार का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उन्हीं वो वास्तुकार थे, डिजाइनर थे। और किसकी देखरेख में बना था? तो कहेंगे ईसा खां की देखरेख में ये बनाया गया था। ईसा खां की देखरेख में बनाया गया था। इसमें क्या किया गया? इसमें भारी भरकम पिस्ताक का प्रयोग किया गया। पिस्ताक मतलब होता है उसमें मेहराबदार छत बनाई गई है। इसके अलावा इसमें आबनूस की लकड़ी का प्रयोग किया गया है। आबनूस की लकड़ी नींव में प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से इसमें पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है। और पिट्टा ड्यूरा क्या होती है? पिट्टा ड्यूरा जो होता है जड़ाऊ काम होता है, जिसमें संगमरमर है, कीमती पत्थर, इन सब कुछ जड़े जाते हैं। वैसे पिट्टा ड्यूरा का सबसे पहली बार प्रयोग जहांगीर के शासनकाल में, मुगल काल में कैसे कह सकते हैं, मुगल काल में पहली बार प्रयोग जहांगीर के शासनकाल में एतमादुद्दौला के मकबरे में प्रयोग किया गया था। और एतमादुद्दौला का मकबरा जो बना है वो 1628 में बना था। लेकिन पिट्टा ड्यूरा का भारत में सबसे पहली बार प्रयोग जो किया गया है वो 1600 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। और ये किया गया था उदयपुर का एक भवन है, गोल मंडल भवन, उसमें पहली बार पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से ताजमहल में बहुत सारी खूबियां हमें देखने को मिलती हैं। अगर आप इस ताजमहल के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि आप यूट्यूब पे चैनल मेरा वीडियो पड़ा, उसको आप देख सकते हैं। तो इस ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया। कब किया गया है? तो कहेंगे 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया। अब क्योंकि ये इतना बेहतर सुंदर है कि इसे विश्व के 7 आश्चर्यों में भी इसको शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ताजमहल के बारे में एक बार मैं फिर कहूंगा, आप जो है पूरी डिटेल इसकी देख सकते हैं। फिलहाल इसी तरीके से शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। शाहजहां ने किसका? मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वो 1638 में इसका निर्माण किया गया था। किसकी देखरेख में किया गया था? बेबादल की देखरेख में इसका निर्माण किया गया था। मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा भी लगाया था। ठीक है, अब आप अगर मयूर सिंहासन के बारे में या कोहिनूर हीरे के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले वीडियो इस पर डाल रखा है। बस मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं कि मयूर सिंहासन वर्तमान में कहाँ है? तो कहेंगे मयूर सिंहासन वर्तमान में ये अफगानिस्तान में है।
कहाँ है तो कहेंगे ये अफगानिस्तान में है। और कोहिनूर कहाँ है तो कहेंगे कोहिनूर हीरा जो है वो वर्तमान में कहाँ है तो कहेंगे लंदन में। दोनों वीडियो पढ़ें, एक बार फिर कहूंगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक, तो इस तरह से मयूर सिंहासन का निर्माण जो है इसने कराया था। किसने तो आप कहोगे करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने इसके अतिरिक्त शाहजहां ने क्या निर्माण कराया था? इसके अतिरिक्त शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया था। क्या है? लाल किला। लाल किले का निर्माण कराया था। और लाल किले का निर्माण जो है वो 1639 से 48 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। लाल किला जो है वो किस की नकल है? जैसे ताजमहल जो है वो हुमायूं के मकबरे की नकल है, उसी तरीके से जो लाल किला जो है वो सलीमगढ़ के किले की नकल की गई है। फिर ध्यान देना, सलीमगढ़ के किले की नकल जो है की गई है किसमें? लाल किला। तो लाल किला उसी को देखकर बना है। तो क्या है? सलीमगढ़ का किला। सलीमगढ़ का किला सलीमगढ़ के किले की नकल है। याद रखिएगा, सलीमगढ़ के किले की नकल है जो इसी को देख करके बनाया गया है। तो लाल किला आप जानते हैं ये कहाँ है? लाल किला जो है ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, तो इस तरह से शाहजहां ने बहुत सारे भवनों का निर्माण कराया था। शाहजहां ने बहुत सारे भवनों का निर्माण कराया था। तो इस तरह से जो भवनों का उसने निर्माण कराया था, इसीलिए शाहजहां का काल कहलाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। तो शाहजहां का जो काल है वो स्थापत्य, ध्यान रखिएगा, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। याद कर लीजिएगा, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका कहेंगे तो कहेंगे शाहजहां का स्वर्ण काल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहां 1628 में किस नाम से गद्दी पर बैठा? तो 1628 में शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा था। जब ये गद्दी पर बैठा तो इसके दरबार में एक अंग्रेज यात्री आया था और 1629-30 में एक यात्री आया था, उसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो आया था। ये वही सर टॉमस रो है जो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। और जहांगीर को इसने एक तैलचित्र भेंट किया था। उस तैलचित्र का नाम क्या है कमेंट करके आप मुझे बताइए, और वो चित्र किसका था? तो वो चित्र किसने भेंट किया था तैलचित्र? तो सर टॉमस रो ने भेंट किया था। लेकिन अब की जब आया तो इसने क्या भेंट किया? इस बार जो इसने भेंट किया था वो क्या था? इस बार इसने भेंट किया था घड़ी। क्या भेंट किया उसने? घड़ी भेंट किया था। शाहजहां ने घड़ी तो ले लिया, शाहजहां ने घड़ी तो ले लिया, लेकिन शाहजहां ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया। कहा यदि मुझे घड़ी के स्थान पर तैलचित्र भेंट किया जाता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। यानी इसका मतलब है कि शाहजहां के समय चित्रकारी थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी जहांगीर के समय थी। अब क्योंकि जहांगीर के समय चरमोत्कर्ष में थी तो उतना तो काम नहीं हुआ है, तो उससे कम हुआ है। अब क्योंकि पहले से कम हुआ तो ये कहा जाता है कि शाहजहां के समय मुगल शैली का पतन होना शुरू हो जाता है। यानी क्या कहेंगे हम? शाहजहां के समय मुगल शैली का पतन का प्रारंभ शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी पतन। तो शाहजहां के समय, ध्यान रखिएगा, शाहजहां के समय मुगल शैली का पतन प्रारंभ। ध्यान रखिएगा, मुगल शैली का पतन किसके समय शुरू होता है तो कहेंगे शाहजहां के समय।
पूर्ण पतन किसके समय होता है? तो कहेंगे औरंगजेब के समय। लेकिन पूरी तरह पतन नहीं था, इसके समय चित्रकारी होती थी, कोई नई चित्रशाला स्थापित नहीं की गई, लेकिन चित्रकार नए नए थे। इस समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? प्रमुख चित्रकार, इस समय के जो प्रमुख चित्रकार थे कौन कौन थे? ध्यान रखिएगा, इस समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? इस समय के प्रमुख चित्रकार जैसे फकीरुल्लाह, विचित्र, चित्रमन, गोवर्धन, मोहम्मद कादिर, मोहम्मद हाशिम आदि, ये इस समय के कुछ प्रमुख चित्रकार थे जो मैंने लिख दिए हैं। एक और था बालचंद, ये इस समय के प्रमुख चित्रकार थे। फकीरुल्लाह है, विचित्र है, चित्रमन है, गोवर्धन है, मोहम्मद कादिर है, मोहम्मद हाशिम है, बालचंद है। लेकिन आपको मैंने जैसे पीछे बता रखा है कि हर मुगल काल में, यानी हर मुगल बादशाह के समय कोई ना कोई प्रधान चित्रकार होता था। तो जैसे अकबर के समय का प्रधान चित्रकार था तो आप कहोगे मीर सैयद अली जुदाई ये प्रधान चित्रकार था। जहांगीर के समय आते हैं तो कहेंगे जहांगीर समय का प्रधान चित्रकार है तो कहेंगे अबुल हसन था। अब आता है शाहजहां के समय का प्रधान चित्रकार कौन था? तो ये शाहजहां के समय का प्रधान चित्रकार था। क्या नाम था? तो कहेंगे शाहजहां के समय का प्रधान चित्रकार का नाम था फकीर उल्लाह। और प्रधान चित्रकार क्या कहते हैं? प्रधान चित्रकार कहते हैं मीर मुसब्बिर। क्या बोलते हैं इसको? मीर मुसब्बिर। याद रखिएगा, मीर मुसब्बिर प्रधान चित्रकार को बोलते हैं, मीर मुसब्बिर बोलते हैं। तो इस तरह से शाहजहां अपने इन चित्रकारों से चित्र बनवाता था। बात समझ रहे हैं? शाहजहां अपने इन चित्रकारों से चित्र बनवाता था। कैसे चित्र बनवाता था? आइए देखते हैं किस प्रकार के चित्र बनाता था। शाहजहां अपने चित्रकारों से जो चित्र बनवाता था वो देखिए विभिन्न प्रकार के चित्र बनाता था। देखिए कौन कौन से चित्र बनवाता था? शाहजहां अपने चित्रकारों से जो चित्र बनवाता था जैसे दरबारी चित्र, अब क्वेश्चन आता है कि मुगल काल में दरबारी चित्र किसके समय बने? तो विकल्प में अगर अकबर भी रहे और अगर शाहजहां रहे तो पहले अकबर लगाएंगे, अगर अकबर विकल्प नहीं है तो आप शाहजहां लगाओगे दरबारी चित्र। इसी तरीके से ये शान शौकत यानी रंग महल, और रंग महल को कहते हैं शानो शौकत। रंग महल संबंधी चित्र किसने बनवाया? तो कहेंगे किसने बनवाया? तो आप यही कहोगे कि इस तरह के चित्र जो बनवाता था वो शाहजहां बनवाता था। तो शाहजहां ने शानो शौकत वाले चित्र बनवाए। इसी तरीके से शाहजहां ने विलासी कह लें या प्रेम संबंधी चित्र बनवाता था। ठीक है, कैसा? रंग महल संबंधी या विलासी संबंधी चित्र बनवाता था। इसी तरीके से शाहजहां विलासी प्रेम संबंधी वाले चित्र, शाहजहां महिलाओं के चित्र बनवाता था। ठीक है, किसके चित्र बनवाता था? महिलाओं के चित्र बनवाता था। जैसे इसके समय जो है जो अधिकतर चित्र, वैसे महिलाओं के चित्र पहली बार जो बनना शुरू हुए हैं वो जहांगीर के समय बने शुरू हुए, लेकिन इसके समय भी महिलाओं के चित्र बनते थे और वो चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसी तरीके से शाहजहां विदेशी महिलाओं
के चित्र, विदेशी महिलाओं के चित्र भी बनवाता था। और ऐसे विदेशी महिलाओं के चित्र क्या बोलते हैं? ऐसे विदेशी महिलाओं के चित्र को बोलते हैं यवन सुंदरी। यवन सुंदरी। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत सुंदरी वाला चित्र किसके समय बना है, तो आप कहोगे जहांगीर के समय बना है। और अगर आता है यवन सुंदरी वाला चित्र किसके समय बना है, तो आप कहोगे शाहजहां के समय बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से शाहजहां ने इस प्रकार के कुछ चित्र बनवाए थे। आइए अभी और देखते हैं उन्होंने और कैसे चित्र बनवाए थे। ठीक है, देखते हैं। शाहजहां ने राजदूत संबंधी चित्र बनवाए हैं। तो राजदूत संबंधी चित्र बनाए, जैसे ध्यान दीजिए, पहला शाहजहां फारसी राजदूत का स्वागत, दीवान-ए-आम में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं स्वागत? दीवान-ए-आम में कर रहे हैं। एक और चित्र ऐसे ही है, दूसरा शाहजहां अपने चारों पुत्रों के साथ फारसी दूत का स्वागत दीवान-ए-खास में कर रहे हैं। एक बार मैंने बताया है कि दीवान-ए-आम में, एक बार मैंने बताया कहा कि दीवान-ए-आम में स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अकेला वहां शाहजहां है खाली। अब वहां अकेला शाहजहां है, लेकिन अब की दोबारा जब वो स्वागत कर रहे हैं तो दीवान-ए-खास में कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? दीवान-ए-खास में स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इस बार शाहजहां अपने चारों पुत्रों के साथ है। और चार पुत्र कौन कौन से हैं? दारा शिको, शुजा, औरंगजेब और मुराद। इन चारों पुत्रों के साथ दीवान-ए-खास में फारसी राजदूत का स्वागत कर रहे हैं। और खास में बता दूं, दोनों ही चित्र जो हैं वो बोडलियन ऑक्सफोर्ड लंदन में सुरक्षित हैं। कहां सुरक्षित हैं? दोनों चित्र बोडलियन ऑक्सफोर्ड लंदन में सुरक्षित हैं। याद कर लीजिएगा, दोनों कहां सुरक्षित हैं, तो आप यही कहोगे कि दोनों जो चित्र हैं वो कहां सुरक्षित है, तो आप यही कहोगे कि वो दोनों चित्र जो हैं वो बोडलियन ऑक्सफोर्ड लंदन में सुरक्षित हैं। क्लियर गया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शाहजहां जो है विलासी संबंधी बनवाता था, राजदूतों के बनवाता था, महिलाओं के चित्र बनवाता था, दरबारी चित्र बनवाता था। इसके अतिरिक्त शाहजहां जो है वो पूर्वजों के भी चित्र बनवाता था। किसके? पूर्वजों के। शाहजहां, ध्यान रखिएगा, पूर्वजों के चित्र बनवाता था। जैसे उसने वृद्ध अकबर का व्यक्ति चित्र मोहम्मद हाशिम से बनवाया था। मोहम्मद किससे बनवाया था? मोहम्मद हाशिम से बनवाया था। क्लियर है? और ये चित्र सुरक्षित कहां है? तो ये चित्र जो सुरक्षित है
एम कर्टियस संग्रहालय पेरिस, एम कर्टियस संग्रहालय पेरिस में। तो इस तरह से शाहजहां जो है वो किसके चित्र बनवाता था? पूर्वजों चित्र बनवाता था। तो पूर्वजों वाला मैंने चित्र बताया आपको। इसी तरीके से शाहजहां जो है वो अपने रंगमहल संबंधी चित्र बनवाता था। जैसे शाहजहां मयूर सिंहासन पर बैठे हुए का चित्र, ध्यान रखिएगा, शाहजहां मयूर सिंहासन पर बैठे हुए का चित्र, ठीक है, ध्यान देना, मयूर सिंहासन के बैठे हुए का चित्र। शाहजहां ने मयूर सिंहासन पर बैठे हुए शाहजहां, क्या लिखा मैंने? मयूर सिंहासन में बैठे हुए शाहजहां का चित्र कहाँ है? तो कहेंगे ये चित्र जो है आपका पेरिस संग्रहालय में सुरक्षित है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ सुरक्षित है ये आपका पेरिस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इस तरह से शाहजहां जो है विभिन्न प्रकार के चित्र बनवाता था। तो इन चित्रों में क्या विशेषता हमको दिखाई देती है, आइए इसको देखते हैं, क्या क्या विशेषता हमको इनके चित्रों में दिखाई देती है। विशेषता, चित्रों की विशेषताएं क्या क्या हैं? ध्यान दीजिए, नंबर 1, शाहजहां कालीन चित्रों में तकनीकी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शाहजहां कालीन चित्रों में तकनीकी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नेक्स्ट, शाहजहां कालीन चित्रों में गोलाईदार रेखाओं का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, शाहजहां कालीन चित्रों में एक चश्म चेहरे बनाए जाते थे। नेक्स्ट, शाहजहां कालीन चित्रों में त्रिआयामी वाले चित्र बनते थे। कैसे बनते थे? त्रिआयामी वाले चित्र बनते थे। याद कर लीजिएगा, त्रिआयामी मतलब है 3 डायमेंशनल वाले चित्र, इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ उसमें गहराई भी दिखाई दे। और ऐसे में त्रिआयामी के सबसे पहली बार जो चित्र बने हैं वो बने हैं मंडी शैली में। याद रखिएगा, सबसे पहले त्रिआयामी चित्र बने हैं किसमें? मंडी शैली में। और फिर मुगल काल में शाहजहां के समय त्रिआयामी चित्र बनना शुरू हुए थे। नेक्स्ट, शाहजहां कालीन चित्रों में शाह कलम, इसका ध्यान दीजिएगा, शाह कलम का प्रयोग किया गया है। अब शाह कलम क्या है? शाह कलम चौड़ी तूलिका के माध्यम से डार्क यानी गहरे रंगों का प्रयोग करना, और डार्क में कौन सा? काला और नीला, इन रंगों का प्रयोग करना यानी कहलाता है शाह कलम। तो सबसे
पहली बार शाह कलम का जो प्रयोग किया गया है वो किसमें किया गया है, तो कहेंगे मुगल काल में। और किसने किया है, तो कहेंगे शाहजहां के समय किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से शाहजहां के समय शाह कलम का प्रयोग किया जाता था और त्रिआयामी चित्र भी बनते थे। नेक्स्ट अगले बात करते हैं। शाहजहां के समय, ठीक है, ध्यान दीजिए, शाहजहां के समय, मैंने अभी आपको बताया, शाहजहां के समय के चित्रों में परदास का प्रयोग किया जाता था। क्या है, परदास। शाहजहां के समय चित्रों में परदास का प्रयोग किया जाता था। परदास का मतलब होता छाया प्रकाश, छाया प्रकाश, चित्र में छाया प्रकाश दिखाई दे, यानी अंधकारपूर्ण वातावरण में चमकदार आकृतियां शाहजहां के समय बनाई जाती थी। ध्यान रखिएगा, चमकदार पूर्ण आकृतियां शाहजहां के समय बनाई जाती थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और क्या है। शाहजहां के समय यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट, शाहजहां के समय सोना व चांदी वाले रंगों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, शाहजहां के समय चमकदार रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से शाहजहां के समय विभिन्न प्रकार के चित्र बनते थे, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि शाहजहां के समय मुगल शैली का पतन होना शुरू हो गया था। अब आइए मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है, वो ये है कि शाहजहां के समय पुस्तकें भी लिखी गई हैं। जैसे पादशाहनामा शाहजहां के समय की सबसे प्रमुख पुस्तक है। कौन सी? पादशाहनामा। शाहजहां के समय पादशाहनामा ये सबसे प्रमुख पुस्तक है, ये पुस्तक है। ठीक है, और इसके लेखक हैं उस्ताद हमीद लाहौरी। कौन इसके लेखक? उस्ताद हमीद लाहौरी। ये सरकारी इतिहासकार था, ये सरकारी इतिहासकार लेखक था, यानी मुगल काल का ये इनके समय का प्रमुख लेखक था। तो इस तरह से शाहजहां के शासन काल में पुस्तकें भी लिखी गई हैं। शाहजहां के शासन काल में बहुत सारे भवन बने हैं। शाहजहां के समय चित्रकारी भी होती थी। शाहजहां के समय चौतरफा विकास हुआ है। क्या हुआ है? चौतरफा विकास हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में यह कहा जाता है कि जो शाहजहां का जो शासन काल था वो मुगल कला का या मुगल काल का स्वर्ण काल था। क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा है। अगर क्वेश्चन आता है कि मुगल काल या मुगल कला, ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आता है मुगल काल या मुगल कला का स्वर्ण काल, ये अगर आता है तो ऐसे में आंसर आपको लगाना है शाहजहां। समझ गए मेरी बात को? अगर क्वेश्चन आता है कि मुगल काल, ये लिखा सामने,
मुगल काल या मुगल कला का स्वर्ण काल, क्या आंसर लगाएं? विकल्प में अकबर दिया है, जहांगीर दिया है, शाहजहां दिया है, या इनमें से कोई नहीं दिया है। तो आपको आंसर यही लगाना है, मुगल काल का या मुगल कला का स्वर्णकाल शाहजहां ही लगाना है। और अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय कला का स्वर्णकाल किसका है, या भारत का स्वर्णकाल किसके समय किस काल में माना जाता है, तो भारत का स्वर्णकाल जो है वो गुप्त काल को कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये है। अब एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। अगर क्वेश्चन आता है मुगल कला या मुगल काल का स्वर्णकाल, तो शाहजहां लगाना आपको है। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, तो आपको तो भी शाहजहां लगाना है आपको। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल अगर आता है तो आपको जहांगीर लगाना है। और मुगल साहित्य का स्वर्णकाल अगर आता है तो आपको अकबर लगाना है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से शाहजहां के बारे में मैंने जो जानकारी दी है वो बहुत सारी जानकारी मैं पहले पिछले कुछ वीडियो में दे चुका हूं, इसलिए मैंने वो चीज़ें यहां से कम कर दी हैं। लेकिन अगर आप जो मैंने बीच बीच में बता दिया कि वो वीडियो वहां पड़ा, उसको आप देख सकते हो। जैसे ताजमहल की विधिवत जानकारी आपको मेरा पिछले वीडियो इसमें पड़े, आप देख सकते हो। जैसे मयूर सिंहासन की जानकारी या कोहिनूर की जानकारी आप पिछले उसमें वीडियो में आप देख सकते हो। इस तरह से शाहजहां के बारे में मैंने जो जानकारी दी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाहर से मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आएगा। तो समझ आ गए? तो फिर एक बार मैं यही कहूंगा कि देखिए, YouTube के जो भरोसे लोग बैठते हैं कि यार YouTube पे जो है वीडियो मिल जाएगा तो मैं इससे नोट्स बना लूंगा। कोई भी टीचर जो भी YouTube पे वीडियो डालता है वो केवल प्रचार के पर्पज से ही डालता है। पूरा सिलेबस आपको YouTube पे किसी के भी चैनल से नहीं मिल सकता है। तो मैं ये कहूँगा, आप किसी भी जो टीचर बेहतर लगे उस टीचर से आप जुड़ करके एक बार कला का सिलेबस आप उसके ऐप से जुड़ करके पूरे सिलेबस को कवर कर लें, क्योंकि एक बार आता है और उसके बाद फिर 4 साल बाद आता है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा नया बैच शुरू हो रहा है। मैंने बहुत कम से कम फीस रखी है जो आपको पूरे 1 साल के लिए होगी। जिस दिन से आपका एडमिशन होगा उसके 1 साल तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। आप 1 साल तक मुझसे जुड़े रहोगे, भले ही चाहे वो 6 महीने में या 7 महीने में या 8 महीने में सिलेबस पूरा हो जाए, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। कब तक की? वो 1 साल तक जुड़े रहोगे। और ऐसे सुनहरे अवसर को छोड़िए नहीं। सामने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को मिलाइए और मुझे कॉल करिए। और मेरा नया बैच अभी लेटेस्ट बिल्कुल परसों से शुरू होने आ रहा है। आप इसमें मैंने डिस्काउंट भी रखा है, आप मुझे फ़ोन उठा करके इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस, अगर कोई भी टीचर सिलेबस को पूरा ऐसे नहीं करा सकता है, ना आप कर सकते हो। ऐप के माध्यम से ही उस सिलेबस को पूरा कर सकते हो। मैंने सिलेबस वाला भी वीडियो पीछे डाल रखा है, आप एक बार उस सिलेबस को देख लीजिए, क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसमें और क्या क्या उसमें आपको सुविधाएं दी जाएंगी। किस तरह से वीडियो मैंने ये भी बता रखा है कि उसमें मैं कैसे पढ़ाऊंगा और किस तरह से आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर कहूँगा, पुराने स्टूडेंट जुड़ेंगे तो उनके लिए ज़रूर फ़ायदा रहेगा, और नए स्टूडेंट भी जुड़ेंगे तो उनके लिए तो पूरा संपूर्ण फ़ायदा है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक लिए जय हिंद।